हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 6 का नया टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है, क्या क्या अजम्पशंस रहती है, क्या क्या इसकी 3 स्टेजेस रहती हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रहती है, क्या क्या इसका डायग्राम टेबल क्या रहता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, जो हमारे पास अल्पकाल का जो समय होता है, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं। यानी कि कुछ फैक्टर्स में हम चेंजेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो अल्पकाल का है। लेकिन हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम जो है चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि जिनके अंदर हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी कि अल्पकाल में हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिन साधनों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको कांस्टेंट रखकर जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को इंक्रीज़ करते हैं, देन हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे हम फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन है पहले बढ़ेगी। लेकिन जब जहाँ जिस लिमिट तक हमें वेरिएबल फैक्टर्स की ज़रूरत है, वहाँ तक हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें एक ज़मीन के टुकड़े पर हमें 5 व्यक्तियों की ज़रूरत है, तो जब तक हम 5 व्यक्तियों को लगाएंगे, पहले हमने एक व्यक्ति लगाया, फिर हमने दूसरा व्यक्ति लगाया, फिर हमने तीसरा व्यक्ति लगाया। तो जैसे जैसे हम 5 व्यक्ति लगाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें वहाँ पर 5 व्यक्तियों की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही छठा व्यक्ति लगाएंगे, तो हमें छठे व्यक्ति की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि उसके बाद हमारी प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम 7वां व्यक्ति लगाते हैं, यानी कि 7th यूनिट ऑफ फैक्टर लगाते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा जो है कांस्टेंट फैक्टर जो है हमारा, उसका एफिशिएंटली वर्क जो है वो पूरा हो चुका है। यानी कि जो हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, उसका एफिशिएंटली यूज पूरा हो चुका है। तो यानी कि जैसे जैसे हम कांस्टेंट फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट लगाते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर हमारा प्रोडक्शन कांस्टेंट होगा, और उसके बाद हमारा प्रोडक्शन है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अगर हिंदी में कहें तो इसको घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की टेबल क्या रहती है। तो आइए देखते हैं टेबल में हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम आ गए हैं अपने टेबल पर। जैसे देखिए, ये हमारी टेबल है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, जिसमें हमने दिखाया है कि हमारे पास जो भूमि का जो हमारे पास जो लैंड का जो टुकड़ा है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास परिवर्ती कारक है, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है, जैसे हमारे को लेबर हो सकती है, कोई जैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, यानी कि जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे पहले 2 से 3 का चेंज हुआ, तो 5 हो गया, 5 से 4 का चेंज हुआ तो 9 हो गया। यानी कि जहाँ पर हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। इसके बाद भी प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है 9 से 12, 12 से 14। लेकिन यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। यहाँ से जैसे 2-3 का चेंज है, यहाँ पर 4 का चेंज है, यहाँ पर फिर 3 का चेंज, यहाँ पर 2 का चेंज, यहाँ पर 1 का चेंज। यानी कि हमारा प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर हमारा प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर हमारा प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया। यानी कि 15 से 15 ही है, यानी कि अब हमारा प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है। और इसके बाद जैसे ही हमने 8th यूनिट ऑफ फैक्टर लगाया, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के फैक्टर है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। और जो कांस्टेंट फैक्टर है, हमारा जो लैंड का जो टुकड़ा है, उसका हमारा एफिशिएंटली यूज हो चुका है। और वेरिएबल फैक्टर और जो कांस्टेंट फैक्टर है, उसके बीच में प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। इसके कारण हमारा प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो गया। इसके बाद आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ करता है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करता है, उसके बाद 0 होता है, देन हमारा नेगेटिव चला जाता है। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और जैसे जैसे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगी, वैसे वैसे हमारा टीपी जो है, टोटल प्रोडक्ट हमारा डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। बढ़े तो किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से।
और जब हमारी MP 0 होती है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और जब हमारी MP नेगेटिव में चले जाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की टेबल, जिसमें हमने स्टडी किया कि प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर हमारा प्रोडक्शन कांस्टेंट होगा और उसके बाद हमारा प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी टेबल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। डायग्राम में देखते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या रहता है। तो हम आ गए हैं डायग्राम में। डायग्राम में देखिए हमारा जैसे जैसे हमारे इस डायग्राम में जैसे हमने टोटल प्रोडक्ट लिया है, ये कर्व हमारा टोटल प्रोडक्ट का रहेगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ़ लेबर्स यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट ली है, और वाई एक्सिस पर हमने यहाँ इस कर्व में हमारा जो टोटल प्रोडक्ट लिया है, और यहाँ पर हमने जो है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को लिया है। तो जैसे देखिए हमारा जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन है, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिरना शुरू हो गया, वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। और जैसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हुआ, और वैसे ही हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे जैसे G पॉइंट पर हम देखिए यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो गया। और जब हमारा टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट है जब हमारा माइनस में चला गया, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो गया। तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में हमारी 3 स्टेजेस रहती हैं। 3 स्टेजेस में हमने फर्स्ट स्टेज में हम स्टडी करते हैं कि हमारी टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे वैसे हमारी फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन बढ़ती है। सेकंड स्टेज में हमारी प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो जाती है, और थर्ड स्टेज में हमारी प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, जो कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो सेकंड स्टेज तक ही प्रोडक्शन करना चाहेगा, क्योंकि उसके बाद उसकी प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो गई। तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर इक्विलिब्रियम चाहता है, इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक जाना चाहता है, तो वो G पॉइंट तक ही प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन नहीं करेगा और ना ही उससे कम प्रोडक्शन करेगा। और यहाँ पर देखिए जैसे MP और AP में हमारी रिलेशनशिप क्या है कि जैसे जैसे AP बढ़ रही है वैसे वैसे MP भी बढ़ रही है, लेकिन MP उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे AP कम हो रही है, MP उससे ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। AP हमारी हमेशा AP हमारी हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन MP हमारी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकती है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जिसमें तीन स्टेजेस रहती हैं, बढ़ती हुई, कांस्टेंट और हमारे डिमिनिशिंग। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस।